Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations with and subjugation of the principal Indian powers. Okay. Now इसके अंदर में हमने देखा था लेटर मुगल्स और उनका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स. ओके. राइट्स ऑफ रीजनल और ऑटोनॉमस स्टेट्स. इसके अंदर में हमने बंगाल को कवर कर लिया है. नाउ जो नेक्स्ट स्टेट है जो कि एमर्ज हुआ था दैट वाज दी अवध. अब हम अवध के बारे में देखेंगे कि ये कैसे एज ए रीजनल स्टेट और ऑटोनॉमस स्टेट्स एमर्ज हुआ था. ठीक है. तो ये जो अवध है ये अंडर सादत खान बुरहानुल मुल्क के अंडर में एमर्ज हुआ था. ओके. और इनका जो टाइम पीरियड है ना वो आ जाएगा आपका टाइम पीरियड 1722 से 1739. तो फर्स्ट पॉइंट इनके में देखेंगे तो ही फाउंडेड द ऑटोनॉमस अवध स्टेट. ठीक है. तो इन्होंने ऑटोनॉमस अवध स्टेट को स्टैब्लिश किया था और ये किया था इन्होंने 1722. ओके. नाउ जब ये आए थे तो इनको एज ए गवर्नर की तरह अपॉइंट किया गया था. दैट इज द गवर्नर ऑफ अवध. और ये किया किसने था? ये किया था बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ने इनको एज ए गवर्नर ऑफ अवध अपॉइंट किया था और लेटर फिर इन्होंने ऑटोनॉमस स्टेट एस्टैब्लिश किया था. नाउ अगर हम इनके बारे में और पॉइंट देखें तो इस मिलिट्री रिफॉर्म्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे. इनको लगता था कि एक स्ट्रॉन्ग एंड इफिशिएंट मिलिट्री होनी चाहिए इन ऑर्डर टू टैकल द चैलेंजेस, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे वो किसी और से आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो या आसपास के उन एरिया से आ रहे हो जो रेड कर रहे हों या फिर उनको परेशान कर रहे हो या सब्जुगेटिंग जो टेरिटरीज हैं वहाँ से. तो उनको लगा कि मिलिट्री रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा एक नेसेसिटी है. सो थ्रू इस मिलिट्री रिफॉर्म्स ही मेड अवध. जब उन्होंने अवध में ये मिलिट्री रिफॉर्म्स किए तो एज ए रिजल्ट इकोनॉमी बोथ अवध जो था वो बोथ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था. ठीक है. उनके मिलिट्री रिफॉर्म से. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें बेसिकली ही ट्रीटेड हिंदूज. तो वो हिंदूज को एंड मुस्लिम्स को किसी भी मैटर में अगर हम देखें तो वो इक्वली ट्रीट करते थे. देयर इज नो सच पार्शियलिटी. एज सच कुछ नहीं था कि वो बायस थे टुवर्ड्स द मुस्लिम्स. ओके. और बेसिकली हिंदूज ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम. सो ही ट्रीटेड हिंदूज एंड मुस्लिम इक्वली इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कि अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट है तो कुछ भी तरीके का बायसनेस नहीं शो होता था उनके रेन में. और अगर हम देखें तो हाईएस्ट पोस्ट है ना ऑफ द गवर्नमेंट वाज इवन हेल्ड बाय हाईएस्ट गवर्नमेंट पोस्ट जो थी उनके टाइम में वो हेल्ड करी थी बाय महाराजा नवाब राय. ओके. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो आ जाएगा इनका आशफ शाह निजामुल मुल्क. ठीक है. जो कि वो लीडर थे तुरानी पार्टी के, वो राइवल थे इनके मुगल कोर्ट में. ठीक है. तो आसफ शाह निजामुल मुल्क तुरानी पार्टी के लीडर थे. ठीक है. वो और ये बेसिकली क्या थे? राइवल थे इनके मुगल कोर्ट में. और हम इनके बारे में देखें तो इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था इन द इंपीरियल अफेयर्स जब इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का. तो क्रूशियल रोल था इनका व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड, जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था. और एज ए रिजल्ट क्या हुआ था? फिर इनको सुसाइड करना पड़ गया था. इट इज़ बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं मुगल जो मेन अथॉरिटी थी उसकी हेल्प नहीं की थी. ठीक है. तो 1739 में इनको सुसाइड करना पड़ गया था टू सेव हिज नेम एंड ऑनर. ठीक है. अपने नाम और अपनी इज्जत को बचाने के लिए इनको क्या करना पड़ गया था? इनको सुसाइड कमिट करना पड़ गया था इन 1739 में. जो
इनके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे आपके सफदरजंग और अब्दुल मंसूर। ठीक है, अब इनका जो टाइम पीरियड है 1739 से 1754 में। ये कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना नेफ्यू थे अलॉन्ग विद सन इन लॉ थे आपके सादत खान के। ठीक है ना। अब इन्होंने अपने रेन में एक्सपीडिशन किया था, और ये जो एक्सपीडिशन था ना ये किया था इन्होंने बिहार में एंड पटना, और एज ए रिजल्ट पटना को ऑक्यूपाइड किया था। और ये जो टाइम इसका था, ये इवेंट हुआ था 1742। इन्होंने पार्ट लिया था इन द बैटल ऑफ मानपुर, टेक पार्ट इन द बैटल ऑफ मानपुर। ठीक है, जो कि अगेंस्ट था अहमद शाह अब्दाली, जो कि अगेंस्ट था अहमद शाह अब्दाली। और इसका जो टाइम पीरियड है 1748 में। तो ये बैटल ऑफ मानपुर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ये आ जाएंगे आपके सफदरजंग या फिर अब्दुल मंसूर। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट में थी? ये था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था? ही वॉज अपॉइंटेड एज ए वजीर ऑफ मुगल एम्पायर। तो इनको मुगल एम्पायर के वजीर की तरह अपॉइंट किया गया था एंड वॉज ग्रांटेड द प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, और उसके साथ ही साथ इनको इलाहाबाद का प्रोविंस भी दे दिया गया था। ठीक है, बाय द मुगल एम्परर। अब ये दिया किसने था उस टाइम? मुगल जो एम्परर थे वो थे अहमद शाह, अहमद शाह। और ये जो था 1748 में हो रहा था। ठीक है, तो उनको वजीर भी बना दिया गया था, और बेसिकली क्या दे दिया गया था? ग्रांट कर दिया था प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा फिर हम देखते हैं अगर 1748 में, उसके बाद 1748 में नाउ अब क्या हुआ? अब जो नवाब ऑफ अवध होगा ना, अब जो नवाब ऑफ अवध होगा वो कैसे नोन होने लगेगा? टू बी नवाब वजीर, दैट इज टू बी दी नवाब। वो नवाब भी होंगे और उनको वजीर भी कहा जाएगा, नवाब वजीर। ठीक है ना। सिंस इट इज बिकॉज, क्यों कहा जाएगा सर? ये कहा जाएगा इसलिए बिकॉज सफदर एंड हिज सक्सेसर्स, फिर अगर जो सफदर के बाद और इनके आने वाले जो सक्सेसर्स होंगे उनके पास बोथ होगा नवाबशिप। सर नवाबशिप कहाँ की होगी? सर अभी तो पढ़ा था नवाबशिप। नवाबशिप होगी आपकी अवध की, और वजीरशिप कहाँ की होगी सर? वजीरशिप होगी ऑफ द मुगल एम्पायर की। ठीक है, तो इस तरीके से नवाब वजीर कहा जाएगा आफ्टर सफदरजंग और उनके सक्सेसर्स को। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें, इन्होंने एक अलायंस भी बनाया था अपना। सो ही मेड एन अलायंस, और बेसिकली ही एंटर्ड इनटू एन अलायंस। उसमें कौन कौन थे? उसमें फर्स्ट थे आपके मराठास चीफ, मराठास चीफ्स थे। उसके बाद जयप्पा सिंधिया थे एंड मल्हार राव होलकर भी थे। ओके, अब ये जो था इनकी वॉर, बेसिकली इनको जो लोग परेशान कर रहे थे और इनकी रेन में इन्होंने जो वॉर थी वो किसके अगेंस्ट में थी? तो इनकी जो वॉर थी अगेंस्ट दी रोहिलास, रोहिलास के अगेंस्ट में थी, दी जाट्स के अगेंस्ट में थी। ठीक है, दी मराठास के अगेंस्ट में भी थी, और रिजल्टेड क्या हुआ? ये सब के सब जब इन्होंने अलायंस बनाया तो इनका एक्सटेंशन हुआ इनकी टेरिटरीज का, रिजल्टेड इन दी एक्सटेंशन ऑफ हिज टेरिटरीज। तो इनकी रेन में इतना इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके शुजा उद दौला
Now, इनका जो टाइम पीरियड है आ जाएगा 1754 से 1775 तक. ओके. नाउ अगर हम इसमें देखें तो ये सन थे ऑफ सफदर जंग. ठीक है. नाउ इनके रेन में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जो अली गौहर थे, जिनको शाह आलम भी कहा जाता है, और ये जो थे ना, ये हायर अप्रेंट थे ऑफ द पपेट मुगल एम्परर आलमगीर सेकेंड के. इनको प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एट हिज कोर्ट. इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई थी इनके कोर्ट में, दैट इज द शुजाउद्दौला के कोर्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई थी इनके कोर्ट में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर हम, तो इनको ना दिल्ली से निकाल दिया गया था. ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ दिल्ली बाय द तुरानी वजीर. तुरानी वजीर, और उसका जो नाम था वो था इमाद उल मुल्क. इमाद उल मुल्क इसका नाम था. और अगर हम देखें तो ही वॉज एन अलाय. इन्होंने एज एन अलाय वर्क किया था किसके साथ? आपके जो अफगान इन्वेडर थे, दैट इज द अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली से मिलके. ठीक है ना, एज एन अलाय. इन्होंने एक ट्रीटी भी साइन करी थी, और उसका ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ बनारस. और ये जो साइन करी थी, ये साइन करी थी इन्होंने 1773. और किसके साथ करी थी? ये करी थी इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग के साथ. तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी हो जाती है. प्लीज डू रिमेंबर दिस ट्रीटी. अब इसके प्रोविजंस क्या थे? इसमें क्या था, जो करा और जो इलाहाबाद था, वर सोल्ड टू नवाब. अब उसको नवाब को दे दिया गया था. ठीक है ना. तो हमने ये देखा था उसके बाद बेसिकली सफदर जंग में देखा था हमने कि जो मुगल एम्परर थे ना, उनको इलाहाबाद भी दे दिया था, बेसिकली ग्रांट कर दिया था प्रोविंस. नाउ इस टाइम इन्होंने ट्रीटी के साथ, प्रॉपर इंग्लिश के साथ, जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ ट्रीटी करके इनको, वेरएज करा एंड इलाहाबाद वर सोल्ड टू द नवाब. ठीक है, नवाब को सोल्ड कर दिया गया. और जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे ना, अब वो स्टेशन करने लगे कहाँ पे? बेसिकली एट अवध. और ये जो स्टेशन करने का मेन पर्पस क्या था? कि वो प्रोटेक्ट कर सके नवाब को, टू प्रोटेक्ट नवाब. ठीक है. अब जब आप प्रोटेक्शन ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट में दो के क्या? इसके अगेंस्ट में नवाब को क्या देना पड़ता था? टू पे अ सब्सिडी. कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ती थी टू दी ब्रिटिश को, इतने सारे कंसेशंस के अगेंस्ट में. ठीक है ना. नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी रेन में क्या होता है, ही डिफीटेड रोहिलास. इन्हें रोहिलास को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश की हेल्प से. और एनेक्स कर लिया गया था, इन्होंने एनेक्स किया था रोहेलखंड टू अवध. और ये जो हुआ था इवेंट, ये हुआ था 1774 में. ओके. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो आ जाएगा आपका असफ उद दौला. असफ उद दौला. और इनका जो टाइम पीरियड है ये 1775 से 1797 तक. नाउ इन्होंने भी ट्रीटी साइन करी थी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ फैजाबाद. ठीक है, विद द ब्रिटिश. और इन्होंने ना ट्रांसफर करा था अपनी कैपिटल, ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ. लखनऊ. ठीक है. और ये जो इन्होंने किया था, ये किया था 1775 में. ठीक. नो नेक्स्ट पॉइंट अगर इनके बारे में देखें तो ही इज ऑल्सो नोन फॉर प्रमोटिंग. इन्होंने काफी प्रमोट किया था जो लखनऊ कल्चर था, और इनके अंडर में लखनऊ कल्चर काफी ज्यादा इसका प्रमोशन हुआ था. और इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स भी बिल्ड किए थे. ठीक है. उनमें से कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल हैं, दैट इज द इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा. ठीक है. तो विल डिस्कस इन डिटेल जब हम उसको आर्ट एंड कल्चर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएंगे आपके सादत खान. सादत खान, इनका जो टाइम पीरियड है ये 1798 से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना. सो अगर हम देखें तो ही वॉज द
एल्डर ब्रदर, ये एल्डर ब्रदर थे अशरफ के, और ये जब थ्रोन में आए थे तो उस टाइम था 1798, लेकिन इनको थ्रोन में आने के लिए और बेसिकली ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने काफ़ी हेल्प करी थी इनको थ्रोन दिलवाने के लिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट इन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी भी साइन करी थी, सब्सिडरी ट्रीटी साइन करी थी विद द लॉर्ड वेलेस्ले, और ये करी थी इन्होंने नवंबर 1801 में, ठीक है ना। बाय विच अब क्या हो गया था, जो नवाब थे वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, ये जो थे दैट इज द सादत खान, जो नवाब थे उस टाइम, वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। अब किसके पर्पस के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी ट्रूप्स, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी ट्रूप्स, जो कि स्टेशन होते थे कहाँ पे, अवध में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नवाब, और ये कंपल्शन हो गया था, ठीक है ना, कि आपको ऐसा करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट आपके अवध के नवाब थे, वाजिद अली शाह। इनको कुछ अलग नेम से भी जाना जाता है, जस्ट एज जान ए आम और जान ए आलम, सेकेंड अखत रुपया, ठीक है ना। और ये हमने देखा था दैट वाज द लास्ट रूलर, ये लास्ट रूलर हैं आपके अवध के, ठीक है। इनके पीरियड में क्या हुआ था कि अवध को एनेक्स कर लिया था, ठीक है ना, अवध वाज एनेक्स बाय, और ये किसने किया था एनेक्स्ड, यस यू गॉट इट राइट, दैट वाज द लॉर्ड डलहौजी। और ये जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ये किया था 1856 में, ठीक है ना, दैट इज वाई अवध ने होल हार्टेडली पार्टिसिपेट किया था 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। सो डलहौजी ने अनेक्स कर लिया था इनको 1856। अब ये किस ग्राउंड में किया था, ये जो ग्राउंड था ना वो बहुत ही जस्टिसेबल नहीं था, ठीक है, वो सबको क्या था, एक तरीके से सबको प्रॉब्लम हो रही थी उससे, जिस बेसिस पे ये किया था ऑन दी प्रिटेस्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, की आपकी जो गवर्नेंस है वो आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू विच हम आपका जो अवध है वो एनेक्स कर रहे हैं, ठीक है। और उनको फिर पेंशन ऑफ कर दिया गया था कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी स्टेट अफेयर्स, आराम से बैठिए, हम आपको पेंशन देंगे, ठीक है। और डिपोर्ट कर दिया गया था, कहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया था इनको, कैलकाटा में, ठीक है, डिपोर्टेड टू कैलकाटा। ये भी इनके अंडर में भी आर्ट एंड कल्चर काफ़ी प्रमोट किया था, तो इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को काफ़ी सपोर्ट किया था, ठीक है, और वेरियस डांस फॉर्म्स को विद द परफॉर्मर्स लाइक दैट इज द कलका बंद और कलका बिंदा ब्रदर्स in his court, ठीक है। सो इट इज अबाउट द अवध एज अ रीजनल स्टेट। इसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद, फिर मैसूर, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।